अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जस्टिस साकिब निसार ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई में रुकावट डाली। नून लीग इसे अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है, जबकि हुकूमत इसे साजिश करार दे रही है और हुकूमत साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की साख पर सवालात उठा रही है। मगर अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है, जहां कल अहम समाअत होगी। आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसमें साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी शामिल किया गया है। और इस बयान हल्फी के मुताबिक मैं जस्टिस डॉक्टर राना मोहम्मद शमीम हल्फिया बयान देता हूँ कि जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था, उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार तातीलात के सिलसिले में अपने ख़ानदान के 27 अफराद के हमरा गिलगित आए और उन्होंने अदालत के गेस्ट हाउस में क़याम किया। जिस शाम का ये वाक़या है, उस वक्त मैं, मेरी मरहूम अहलिया जैसे साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फ़ोन पर बात कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि वो एक जज की रिहाइश गाह पर जाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि वो मुझे यानी साकिब निसार को फ़ौरन फ़ोन करें। अगर किसी वजह से फ़ोन कॉल ना मिल पाए तो उन तक मेरे यानी साकिब निसार की तरफ से ये पैगाम पहुँचाना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल ज़मानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। जिस राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में मज़ीद लिखा है कि उसके थोड़ी ही देर बाद उनकी मज़कूरा जज से फ़ोन पर बातचीत हो गई और उन्होंने जज को बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में ही रहने चाहिए। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसुकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। बयान हल्फी के मुताबिक मैंने जस्टिस साकिब निसार से कहा कि उन्होंने मज़कूरा जज को यह पैगाम क्यों और किस लिए पहुँचाया है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि राना साहिब, आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूँ समझें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उन्हें अपनी मरहूम अहलिया और उनकी अहलिया के रूबरू कहा कि नवाज शरीफ को गलत तरीके से फंसाया गया है और उनकी और मरियम नवाज की सज़ा मैनेज की गई है, जैसा कि उनकी फ़ोन कॉल से साबित हो रहा है। पहले तो वो यानी साकिब निसार ये सुनकर थोड़ा नाराज़ हुए, लेकिन फ़ौरन रिलैक्स होते हुए कहा कि राना साहिब, पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ है। जैसे राना शमीम ने मज़ीद कहा कि जो कुछ मैंने यहाँ बयान किया है वो रज़ाकाराना है और मुकम्मल तौर पर सच है। इस बयान हल्फी पर हुकूमत और अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट बादियो नज़र में एक ज़ेर-इल्तवा मामले की समाअत और फैसले पर असरअंदाज होती है। बादियो नज़र में ऐसा जाहिर होता है कि ये रिपोर्ट इस अदालत और इसके जजेस की गैर-जानिबदारी और आज़ादी पर अवाम के एतमाद को मजरूह करती है। हुक्मनामे में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, द न्यूज़ के एडिटर और अंसार अब्बासी को नोटिस जारी करने की हिदायत की गई है। साथ ही साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम को भी नोटिस भेजने का कहा गया है और तमाम अफराद को कल यानी 16 नवंबर को 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, ताकि ये अफराद वजाहत कर सकें कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों शुरू ना की जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। कल इस हवाले से अहम समाअत होगी और इसके अलावा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने 22 नवंबर को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत तमाम मुतल्लिका अफराद को तलब कर लिया है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इल्जामात की तरदीद की है और जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मीडिया पर चलने वाली खबर बेबुनियाद और झूठ है। राना शमीम अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांग रहे थे जो मंजूर नहीं की गई। राना शमीम का गिला था कि मैंने ऑब्जर्वेशन देकर उनकी तौसी नहीं होने दी। राना शमीम के कई अहकामात हुकूमत पाकिस्तान में मुदाखलत थी। जैसे साकिब निसार ने मजीद कहा कि राना शमीम ने एक एयरलाइन को अपनी सर्विस शुरू करने का हुक्म दिया था। राना शमीम ने PTDC के सारे हॉस्टल स्काउट्स को देने का कहा था। मैंने राना शमीम के कई अहकामात में मुदाखलत की और कलअदम किए। इस तरह की बेबुनियाद बातों से वो किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते होंगे। इस हवाले से जस्टिस राना शमीम का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि साकिब निसार कौन होते हैं उन्हें तौसी देने वाले। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से रब्ता किया तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से माज़रत कर ली और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मैंने जस्टिस शमीम के कई फैसले कलअदम करार दिए हैं और जब जस्टिस शमीम की अहलिया का इंतकाल हुआ तो मैंने ताज़ियत के लिए उन्हें फ़ोन किया, तब भी उन्होंने अपनी एक्सटेंशन ना होने का गिला किया था। इस पर हमने उनसे पूछा कि क्या वो जस्टिस शमीम के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, क्योंकि जस्टिस राना शमीम का मौक़िफ़ है कि आपके पास एक्सटेंशन देने का तो कानूनी इख्तियार ही नहीं था, तो वो आपको इसके लिए क्यों कहेंगे। इस पर आप अपना रद्द-ए-अमल दें, मगर जस्टिस साकिब निसार ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। यह खबर सामने आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ।
जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज के बयान हल्फी के मामले पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने मामले के कानूनी नकाद पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने के बारे में अपनी तारीख रखती है और नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया है। सियासी माफियाज अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नून लीग इस मामले में खुद फंसेगी, मामला अदालत में है, वही इसे देखेगी। इसके अलावा नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि अंसार अब्बासी की धमाका खेज खबर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को टारगेट करने की एक बड़ी स्कीम से गहरा पर्दा उठाती है। सच को जाहिर करने का अल्लाह का अपना अंदाज है। अवाम की अदालत में ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक और तायद है। इसके अलावा मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। इस पूरे मामले पर नून लीग की क़यादत ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आला अदालत से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके, तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था वो उसने फैसला कैसे किया हो। तो ये हकीकत नजर आ गई ना कि इमरान खान कैसे आया था। अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियाँ नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता। हमारी अदलिया सो मोटो इख्तियारात रखती है, उनका इस्तेमाल माजी में करती रही है। इससे बड़ा सो मोटो का मामला मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने फैसले किए हुए हैं, बाकी फैसले अगर इस तरह के फैसले किए हुए हैं, उन फैसलों की क्या हैसियत होगी जो इन लोगों ने फैसले दिए हुए हैं। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब भी कोई तारीख अदालत में लगती है तो नून लीग साजिश करती है। गिलगित बल्तिस्तान के जज को नवाज शरीफ ने 2015 में तैनात किया था। साजिश के तहत नून लीग ये करती है कि जब भी उनकी कोई तारीख अदालतों में लगने वाली होती है वो जजों को, इदारों को ख़राब करने के लिए मैकेनिज़्म शुरू कर देते हैं। आज जो खबर लगी जिस तरीके से, और ये जो जिनका जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान के जो बार एसोसिएशन है, आप उनसे इनकी रेपुटेशन पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि मौसूफ जो हैं ये साहिवाल के रहने वाले हैं। वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहाँ पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया। उसके बाद नून लीग ने इनको जाके गिलगित बल्तिस्तान में जज लगा दिया। आज कौमी असेंबली में भी ये मामला ज़ेर बहस रहा। नवाज शरीफ के केस से मुतालिक आज तक बहस जारी है और ये पूरा मामला शुरू हुआ था पनामा केस से, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त पर GIT बनाने का हुक्म दिया, मगर GIT बनने से पहले एक तनाज़ा खड़ा हो गया था। 20 अप्रैल 2017 के अदालती हुक्म के मुताबिक 6 इदारों ने 27 अप्रैल से पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक GIT के लिए मुख्तलिफ नाम अदालत को भेजे। 27 अप्रैल ही को स्टेट बैंक और ACCP को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजीद नाम भेजने का हुक्म मिला। उसी दिन इन इदारों को व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई और उनसे मखसूस नाम शामिल करने का कहा गया। ACCP से बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से आमिर अजीज का नाम शामिल करने का कहा गया और 28 अप्रैल को चेयरमैन ACCP ने खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट को इस पुरस्रार कॉल के बारे में आगाह भी कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने GIT तश्कील के लिए पहली समाअत 3 मई को की, जिसमें अदालत ने ACCP और स्टेट बैंक के पेश किए गए नामों को मंजूर नहीं किया और आइंदा समाअत में स्टेट बैंक और ACCP से 18 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफसरान के नामों की फहरिस्त तलब कर ली और 5 मई की समाअत में GIT के नामों का इंतखाब कर लिया, जिसमें ACCP से उन्हीं बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से उन्हीं आमिर अजीज का इंतखाब कर लिया गया। फिर यह खबर सामने आई तो तनाज़ा उठ खड़ा हुआ, मगर बाद में जून 2017 में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा था। हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। हमें नताइज का डर नहीं, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमने GIT को मुंतखब किया है। फिर GIT बनी। GIT ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को काबिल वसूल तनख्वाह की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही नवाज शरीफ के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का भी हुक्म दे दिया और एहतसाब अदालत को मजीद हुक्म दिया कि वो रेफरेंस दायर होने के 6 माह में फैसला कर दे। और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की तकर्री भी कर दी और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज भी तैनात कर दिया गया। 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा सुनाई, जिसके बाद 13 जुलाई को साबिक वज़ीर आज़म और उनकी बेटी वतन वापस आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 जुलाई को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त दायर की। जस्टिस राना शमीम ने भी अपने बयान हल्फी में जुलाई 2018 का जिक्र किया है और आम बात यह है कि जस्टिस राना शमीम से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि
कि इदारों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत के हवाले से उनसे राब्ता किया था। मगर बात यहाँ भी नहीं खत्म होती, बल्कि 6 जुलाई 2019 को नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि सजा देने वाला खुद बोल उठा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, फैसला किया नहीं करवाया गया है। फिर उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो भी चलाई थी। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है, किया नहीं करवाया गया है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ। ये जज साहब का अपना घर है जिसमें उन्होंने खुद नासिर भट्ट साहब को बुलाया था। इनकी जान पहचान थी पुरानी। ये जज साहब तशरीफ लाए। पंजाबी में फरमाया उन्होंने, जिसकी उर्दू आपको बता रही हूँ। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा, जिस तरह साज बजाने वाले होते हैं, कभी इस जगह से थोड़ा सा टाइट किया, कभी उस जगह से थोड़ा सा नॉब घुमाया, आखिर में वायलेंस से वही आवाज़ निकलती है जो वो निकलवाना चाहते हैं। फरमा रहे हैं कि फ़ैसला किया होता है चीज़ों का, बिल्कुल वो आवाज़ निकलती है जो वो निकलवाना चाहते हैं कि मेरे ऊपर मुसीबत, हो सकता है कि बंदा लिवेबल ही ना रहे, यानी कि इतना प्रेशर और मुसीबत मेरे लिए कि मैं लिवेबल ही नहीं रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत जज अरशद मलिक के दिफा में आगे आई। हुकूमत ने फौरन ही मरियम नवाज की पेश करदा वीडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान किया और कहा कि नून लीग ने पूरी अदलिया पर उंगलियां उठा दी। आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क के अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनासिब फोरम जुडिशल कमीशन है। ये सिर्फ एक जुडिशरी के इदारे के लिए ऊपर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी हमला है, पार्लियामान के हर इदारे के ऊपर हमला किया गया है। बेहतर ये है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो और जुडिशरी की तरफ से हो। नून लीग ने दावा किया कि हुकूमत ने यूटर्न ले लिया है, उन्होंने फॉरेंसिक करा लिया है और उन्हें पता चल गया है कि वीडियो असली है। इस केस के अहम किरदार नासिर भट्ट ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने फॉरेंसिक करा लिया है। वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में रिपोर्ट जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाई कमीशन रिपोर्ट्स ले नहीं रहा है। जो वीडियो आपने दिखाई उसमें वो यही कह रहे हैं जो मरियम नवाज ने दिखाई, मगर उस वीडियो के बारे में जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की हुई है, आपने एडिट करके उसको इस तरीके से पेश किया। देखिए, ये मैंने यूके में अपनी एक लेक्स लॉ कंपनी है सोलिसिटर की, उनके पास में गया, मैंने ये दोनों चीजें फॉरेंसिक कराई हैं, ऑडियो और वीडियो, और मैंने हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वो हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक अवान साहबा कि हम इसका फॉरेंसिक कराएंगे। मेरा ख्याल उन्होंने फॉरेंसिक करा के इसको बंद कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि इसमें कोई एडिट चीज नहीं है, और ये मैंने अब भेज दी हाई कोर्ट में। जब ये खुलेगी चीजें तो इसमें एक चीज भी एडिट नहीं है, ऑडियो और वीडियो दोनों ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद देख लें कि मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एम्बेसी में जाता हूँ, वो मुझे ये तो दे देते हैं कि ये आपके वारंट हैं, लेकिन मेरी वीडियो और ऑडियो की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट नहीं कर रहे। मैं हाई कोर्ट तक गया, इस्लामाबाद में मेरे वकला पेश होते हैं भुट्टा साहब, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को कन्फर्म नहीं करे कि उस चीज़ को टेस्ट करें। हुकूमत ने जज अरशद मलिक की दरख्वास्त पर नून लीग की क़यादत के खिलाफ तहकीकात शुरू करा दी। FIA ने नून लीग के रहनुमा को तलब करना शुरू कर दिया। फिर 30 दिसंबर 2019 को नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि जज अरशद मलिक के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुझसे जो उन्होंने सवाल किए हैं, मैं उनको सवालात को सुनने के बाद अपने आप से ये सवाल पूछता रहा कि ये पूछने के लिए आपने मुझसे बुलाया है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग थे? भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो सब ने टेलीविजन पे देखे हैं, वो लाइव टेलीकास्ट हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसने नहीं उन लोगों को देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे? ये पूछने के लिए आपने मुझे बुला लिया। कैसेट आपको कहाँ से मिली? भी वो नासिर भट्ट रोज़ कहता है, टेलीविजन पे आके कहता है, एक दफ़ा नहीं 1.5 दर्जन दफ़ा कह चुका है कि ये उसने तैयार किया और उसने हमें दी है। आपने इसके लिए मुझे बुला लिया पूछने के लिए कि आपके पास कहाँ से आई। तो इस तरह के सवाल थे जिनका ना कोई सिर था ना पैर था, और जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि वो हमारे माथे पे काला दाग है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
फिर हमने 30 दिसंबर ही को अपने प्रोग्राम में बैरिस्टर शहजाद अकबर से पूछा कि रशीद मलिक को कब बुलाएंगे। जैसे ही आप मुशीरे दाखिला बने हैं, जैसे ही वाजिद जिया साहब आए, बशीर मेहमद साहब गए हैं, ये सवाल उठाए हैं परवेज रशीद साहब ने कि जज साहब से सवाल पूछना था, आप हमसे पूछ रहे हैं। देखिए रशीद मलिक से भी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। मसला सिर्फ ये है कि रशीद मलिक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, प्रेस टॉक नहीं करता और परवेज रशीद कर देता है तो उसका जवाब हमसे ना पूछे ना। उनकी तलबी का नोटिस किसी ने देखा नहीं पाकिस्तान में। उनकी तलबी का केस में बरी भी किया हुआ, तारड़ साहब का, अजमा साहिबा का, परवेज रशीद साहब का हमने देखा कि समन किया गया और वो आए। अरशद मलिक को समन किया है क्या आप लोगों ने? देखिए आप लोगों से आप कह रहे हैं, एक तरफ आप मुझे एक वजीर से कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाके वो उनसे इंटरफेयर करे। एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर जब वाजिद जिया साहब लगे हैं तो वजीर आजम की आप ही के साथ तस्वीर आई है। वो जब अब वाजिद जिया साहब पर नून लीग के पहले इख्तिलाफात, क्योंकि जो वीडियो है, ये जो वीडियो है ये उसी जेआईटी के फैसला दे रहे थे जिसके सरबराह वाजिद जिया साहब थे, उन्हें आपने डीजीएफआई लगा दिया है। आपके ऊपर भी नून लीग का एतराज, वजीर आजम और आपकी वैसे ही राय है इस वीडियो के बारे में कि ये तो नून लीग माफिया है और आप तो अरशद मलिक के बयान हल्फी को दुरुस्त समझते हैं। नून लीग के लिए तो शहजाद अकबर एक नाइटमेयर है ना। बाद में अरशद मलिक का इंतकाल हो गया, एक के बाद एक इल्ज़ाम सामने आते रहा, मगर अब तक इन इल्ज़ामात की तहकीकात और हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं रखे गए हैं। अरशद मलिक की मुबैना वीडियो सामने आई तो हुकूमत ने इल्ज़ाम लगा दिया कि नून लीग ने इदारों पर हमला कर दिया है। आज हुकूमत कह रही है कि जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम इदारों पर हमला है, मगर दूसरी तरफ एक बार फिर इल्ज़ाम लगाने वाले साबिक चीफ जज जस्टिस शमीम के बारे में कह दिया कि ऐसे पागल जजों को चौक पर लटका कर लितर मारने चाहिए। ऐसे रिटायर्ड जजों को इसलिए लितर मारने थी चौक पे खड़े होकर क्योंकि ये इंसाफ का जो घर है उसको बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे बेहया बेशरम लोगों को चौक पे मुंह काला कराकर एक चीज आपको मारने की जरूरत है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बराए मेहरबानी आप ये जुबान बेहतर करें। इसको जज कहेंगे आप तो दलाली वाला काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर सर, मेरी बात कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको सिर्फ ये जुबैर साहब कह, आप बिल्कुल जस्टिफाई करें क्योंकि आपने उनको पैसे दिए, आप करें जस्टिफाई। ऑफकोर्स ये पैसे की वजह से जमीर खड़े होते हैं। इस मामले पर हुकूमती और नून लीग की राय हम मालूम करेंगे, मगर पहले रशीद रिजवी साहब मौजूद है, माहिर कानून। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, ज़ाहिर है पहले जैसे अरशद मलिक की मुबैना वीडियो, फिर शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान और अब जस्टिस राना मोहम्मद शमीम का जो बयान हल्फी है, कोई कानूनी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? अदालत के अंदर से ही ये तीनों आवाज़ें सामने आई हैं। लेकिन जिस कोर्ट में ये फाइल हो रहे हैं एफिडेविट, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले एक एप्लीकेशन के साथ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का भी रेफरेंस दिया था, जो अपील मरियम नवाज के खिलाफ चल रही है। ये अब प्रोब तो वहीं पे होना है। जिस तरह से आपको याद है कि अपीलेट स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट में मलिक कयूम का रेफरेंस गया था, उसकी टेप रिकॉर्डिंग गई थी। तो मैं समझता हूँ फोरम तो वही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ले, कोई जेआईटी बनाए या खुद कमीशन बनाए अपना बैठे देखें, इसलिए कि ये इंस्टीट्यूशन को बड़ा डैमेज कर रही है। बात है एक आम आदमी, एक लेमैन बड़ा परेशान है कि अगर इस अंदाज से जुडिशरी चलती है तो उन्हें कहाँ से इंसाफ मिलेगा। साहब, जैसे साकिब निसार की अपनी ज़ात से मुतालिक जो तनाज़ात हैं वो अपनी जगह हैं, पनामा के मामला जो हैं उस फैसले के उसके तनाज़ात अपनी जगह हैं, मगर एक रिटायर्ड जज दूसरे रिटायर्ड जज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी एक हम चाय पर बैठे थे, वहाँ पर ये सारी की सारी बात कर दी उन्होंने। इसकी कोई लीगल वैल्यू हो सकती है, कोई कानूनी वैल्यू है इस एफिडेविट की? देखिए ना, अब एक बात आ गई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, इसमें डिले का तो क्वेश्चन नहीं उठेगा। एक चीज अब ओपन हुई है, उसको इन्वेस्टिगेट, उसको आखिर तक पहुंचाना तो होगा कि ये जज साहब का एफिडेविट सही है या मलाइस है, क्या है, उसको तो किसी न किसी एंड पे पहुंचाना है। तो उसकी इंक्वायरी तो मस्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सो मोटो कुछ ले लिया है, इसका इंक्वायरी करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन होना तो चाहिए। मैं समझता हूँ इसको इन्वेस्टिगेट। अच्छा, मगर अब 3 जज अदलिया के अंदर से, तीनों की तरफ से आवाज़ें आई, तीनों जो इल्ज़ामात सामने आए हैं अदलिया के अंदर से हैं, 3 जजेस हैं। हुकूमत ने दरमियान में कहा इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं किया। कौन करे इस मंतकी अंजाम तक ये बात पहुँचे जितने भी इल्ज़ामात हैं 3 जजेस की जानिब से जो आए हैं? तो बेसिकली तो देखना, ये
ठप्पा तो जुडिशरी पे आ रहा है, ये उंगली तो जुडिशरी पे उठ रही है, ये उन्हें ही करना पड़ेगा। सफाई तो उन्हें ही करनी पड़ेगी। अगर वो क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा जुडिशरी के ऊपर हमेशा के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने राय सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि जस्टिस शमीम ने इस एफिडेविट से पहले नवाज शरीफ से मुलाकात की और लंदन में दस्तखत क्यों हुए हैं। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जैसे रिटायर राना शमीम के एफिडेविट ने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ उनकी के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ज़ाहिर है मुल्की सियासत में एक दफ़ा फिर हलचल मची है। राना मोहम्मद शमीम जो कि फॉर्मर चीफ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के, उनका जब से एफिडेविट सामने आया है, अब हुकूमत का इल्ज़ाम है कि ये सारा का सारा आप लोगों ने मैनेज किया है। अब उसमें एक मसला जो सामने आ रहा है वो ये कि ये एफिडेविट नोटराइज होता है बरतानिया में और वहीं से नोटराइज कराया गया है, उसी नोटरी से जिससे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स नोटराइज कराई जाती हैं, तस्दीक करा के भेजी जाती हैं। मतलब यानी एफिडेविट से पहले राना शमीम मिले हैं नवाज शरीफ साहब से जाके और उसके बाद ये एफिडेविट उन्होंने वहां पे लंदन में लिख के दिया है। देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत इस किस्म की बातें सिर्फ उस हकीकत को धुंधलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है कि जो उनके एफिडेविट से सामने आई है। ये अब पहला मौका नहीं है। सबसे पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने एक एफिडेविट दिया, उसके बाद जज अरशद मलिक ने अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए बताया कि किस तरह उनसे फैसले हासिल किए गए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। अब ये एक तीसरा एविडेंस आया है और मैं समझता हूँ कि जो बात इस्लामाबाद में सबको मालूम थी, अब रफ्ता रफ्ता शवाहिद आ रहे हैं कि 2017-18 में एक साजिश के तहत जनाब नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद एक धांधली शुदा इलेक्शन के ज़रिए इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए। और मेरा ख्याल है कि अब बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक केस ये बनता जा रहा है कि लोग मुतालबा करेंगे कि इन तमाम शवाहिद की रोशनी में 28 जुलाई 2017 पे मुल्क को वापस लेके जाया जाए, चूंकि बाद में होने वाली जो सारी कार्रवाई है वो असरअंदाज हुई है 2018 के इंतखाबी अमल पर। मगर ऐसे मतलब इसमें मसला ये है कि अगर ऐसा है, अब राना शमीम के साथ नवाज शरीफ साहब के ज़ाती ताल्लुकात है, ये इल्ज़ाम हुकूमत लगा रही है, मगर जब आप एविडेंस देखते हैं, अगर राना शमीम साहब सामने आ रहे थे तो वो अदालत में जाके रुजू कर सकते थे कि जी मैं एक एविडेंस के तौर पर ये बात सामने रखना चाहता हूँ, अदालत में जाके एफिडेविट देते, या फिर 10 नवंबर को अगर ये एफिडेविट साइन हुआ है तो आप ये बरतानिया में जाके एफिडेविट होना, तो यानी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है ना, इस बात की आप तस्दीक करेंगे कि इनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद ये एफिडेविट हुआ है? मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने वो एफिडेविट दिया है और अभी मीडिया में उनका ये स्टेटमेंट आया है कि जो मेरा एफिडेविट है मैं उसके ऊपर स्टैंड करता हूं और इसके लिए मैं हर किस्म का हल्फ देने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के उस बयान की तरदीद भी की है और उसको रद्द भी किया है। तो ये एक बहुत सीरियस स्टेटमेंट है और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि बहुत ही शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन बातों को दुरुस्त समझा जाए तो हमारे निज़ाम अदल के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशानात लग रहे हैं। और अगर किसी मुल्क के अंदर निज़ाम अदल पर इतने शुबहात हों या उसकी साख के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाए तो ये उस मुल्क और मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी तबाही है। हम चाहते हैं वो सीनियर वकला भी सवाल से सवालात उठा रहे हैं, मगर जो आपका कंडक्ट है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका मसला है। जैसे 17 तारीख को मरियम नवाज साहिबा की एक बहुत ही अहम हियरिंग है, 10 तारीख को ये बाकायदा तौर पर एफिडेविट पर इन्होंने दस्तखत किए 10 नवंबर 2021 को, तो और अब ये सामने आ गया है हियरिंग से पहले, तो इसका मतलब है कि हियरिंग को जो उनकी अपनी समात होनी है और एक बहुत अहम केस की समात होनी है उसको मुतासिर करने की कोशिश है। वरना ये तो सारी चीज़ें, चाहे वो अरशद मलिक की वीडियो हो, उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, सबूत के तौर पर पेश करें और फिर उसकी बुनियाद पर अदालत से रिलीफ मांगा जाए, मगर ये इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो यानी कि दबाव डाला जा रहा है। शाहजेब, ये आपकी बात सुन के मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेयर करूं। एक शख्स ने जब तंबाकू नोशी छोड़ी तो उसके 10 दिन के बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई।
तो फिर उसने दोबारा तंबाकू नोशी शुरू कर दी, तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम छोड़ दो, क्यों शुरू किया? उसने कहा तुम्हें याद नहीं, जब पिछली दफा मैंने छोड़ी थी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो अब मैं नहीं चाहता कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो। बात यह कि इन दोनों चीजों को कनेक्ट करना मुनासिब नहीं है, दो अलहदा वाकयात हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक इतनी संगीन बात है कि इसके ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को नोटिस लेना चाहिए और इस वाक़े की साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कोई भी शख्स, वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, मगर अब इसमें एक और अहम बात यह है कि एफिडेविट में जिस मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम लिखा गया है वो उस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं थे, तो ये प्रेशराइज करने के लिए है। जब वो बेंच का हिस्सा नहीं थे तो उनको कैसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी साकिब निसार की तरफ से? इसके ऊपर तो आप जो चीफ जस्टिस हैं जीबी के, जिनका एफिडेविट है, वो ही बता सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि तवातर के साथ ऐसे शवाहिद आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहबा के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून को हटाने के लिए जो अमल अपनाया गया वो ना शफाफ था, वो ना कानून के मुताबिक था, और यूं लगता है कि किसी साजिश के तहत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हटाया गया, नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इस बात की जो असलियत है वो सामने आए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में पनामा का केस चैलेंज किया गया, लेकिन जो फैसला आया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो इकामे पर आया कि आपने 10,000 दरम की तनख्वाह अपने बेटे से वसूल नहीं की। पनामा के ऊपर तो उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई, ना जो चैलेंज किया गया था उस मामले में कोई सजा हुई। एक ऐसे मामले में नाहल किया गया जो उस पिटीशन का हिस्सा भी नहीं था। ये वो चीजें हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम में जेर बहस हैं, और हम समझते हैं कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं। अदलिया पर किसी ऐसी कंट्रोवर्सी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए जिससे अदलिया का कॉन्डक्ट या उसका किरदार अवाम की नजर में किसी भी तरह मजरू हो। वैसा अगर राना मोहम्मद शमीम से मियां नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात थे, हुकूमत का इल्ज़ाम है, साथ वो कह रहे 2015 में खुद गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज तैनात कराया नवाज शरीफ साहब ने उन्हें। तो ये जो ज़ाती ताल्लुक है, फिर ज़ाती ताल्लुक होने के बाद लंदन में जाके नोटराइज होती है एक चीज़, कितना वजन रह जाता है इसमें? आप जो अदालत से इंसाफ मांग रहे हैं, कितना वजन रह जाता है इस बात में? और जज है भी उस जज का नाम जो कि उस वक्त बेंच का अगर हिस्सा नहीं थे। देखिए, ये जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है, मैं नहीं समझता कि इसका कोई शवाहिद कौम के सामने है। अलबत्ता इस बात के शवाहिद जरूर मौजूद हैं कि जो साकिब निसार साहब हैं वो पीटीआई के अराकीन के साथ गैर मुल्की दौरे करते रहे। पीटीआई के लोग उनकी डैम फंड के अंदर उनके साथ बरतानिया में फंड रेजिंग करते रहे। तो अगर आप जस्टिस साकिब निसार साहब और पीटीआई का नेक्सस बनाएंगे या ढूंढेंगे, उसके तो आपको बहुत ज्यादा मज़ाहिर या सबूत मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई पब्लिक डोमेन में ऐसी चीज नहीं है कि जो राना शमीम साहब को नवाज शरीफ साहब के साथ कनेक्ट करे। ये हुकूमत के इल्जामात हैं। अलबत्ता जस्टिस साकिब निसार साहब तो ओपनली पीटीआई के सेनेटर्स और उनके अराकीन के साथ वलायत के दौरे करते रहे और पूरा एक मुश्तरका तौर पे नाम नेहाद डैम कैंपेन फंड के लिए वो मुहिम चलाते रहे। 13 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए तशहीरी मुहिम पे और 10 अरब रुपया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से काट के डैम फंड में इकट्ठा किया। मैंने तब भी कहा था कि इतने बड़े डैम चंदों और सदकों से नहीं बनते, ये इनके लिए फाइनेंसिंग आपको रेज करनी पड़ती है और सिंडिकेटेड लोन लेना पड़ेगा। और उस वक्त मेरे खिलाफ पीटीआई की ब्रिगेड ने पूरी कैंपेन चलाई थी कि आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो चंदों से डैम बना के दिखाएंगे। आज मुझे बताएं कि वो डैम फंड कहां है और कहां जो डैम फंड के हवाले से सवालात उठते हैं और जो खुद जस्टिस साकिब निसार के कंडक्ट पर सवालात उठते हैं, वो क्या जवाब दे देते हैं राना मोहम्मद शमीम के कंडक्ट के हवाले से? अगर हुकूमत सवालात उठा रही है और आप कह रहे हैं कि हुकूमत एविडेंस सामने लाए, तो उम्मीद करते कि लाएगी, मगर अगर आपको लगता है कि आपका केस इतना तगड़ा है, जज अरशद मलिक का मामला आया, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला आया, अब जस्टिस राना मोहम्मद शमीम का मामला आ गया है, तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर पाकिस्तान आके सामना करने को तैयार हैं आप अगर केस इतना तगड़ा है? जी देखिए, वो तो हमेशा से ये कह चुके हैं और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की वापसी का इसलिए इशू नहीं बनता कि जो शख्स अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान में कानून की पासदारी के लिए वापस आ गया, वो क्यों एवेसिव होगा। और जो उनको अदालत ने इजाजत दी है उसमें शर्त ये रखी गई थी कि अगर किसी वक्त भी हुकूमत ये महसूस करे कि वो इस सहूलत और रियायत का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए उनके मुआलजीन से उनके इलाज की तस्दीक कर सकते हैं। आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत ने
एक दफा भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए उनके मुआलजीन से उनके इलाज की या उनकी कैफियत की तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। ये तो सिर्फ टॉक शोज पे उनकी बीमारी और उनकी सेहत के ऊपर सियासत करके इल्जाम तराशियां करते हैं। अगर हुकूमत को इस बारे में कोई शुबा है तो वो उनके मुआलजीन से राब्ता करे और पता लग जाएगा कि क्या उनका वहां रहना गैर जरूरी है या जरूरी है। साहब बहुत शुक्रिया, हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बहुत कोशिश की हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमारे प्रोग्राम में हो, शहजाद अकबर साहब को भी दावत दी, मगर हम हुकूमती मौक़िफ़ के लिए किसी वज़ीर को प्रोग्राम में नहीं ला सके हैं। प्रोग्राम में शामिल हुए। हुकूमत दोबारा से एतमाद का मुजाहरा कर रही है। जॉइंट सेशन एक दफ़ा फिर बुला लिया गया है कानून साजी के लिए, और ये दावा कर रही है हुकूमत कि हमने अपने इत्तेहादियों को मना लिया है। मगर इत्तेहादियों में काफ लीग की तरफ से मुतज़ाद बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं माने, कोई कह रहा है मान गए हैं। MQM खामोश हो गई है, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि EVM पर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। साथ ही GDA ने कम अज़ कम वाज़ेह मौक़िफ़ लिया हुआ है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। मामला क्या है, हमारे साथ सीनियर साहिब तज़किरा आसमा शराजी साहिबा मौजूद है। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया। 3 दिन पहले इत्तेहादियों की ज़बान और बयान और लहजा अलग था, अब ज़रा बदल गया है। ये वाकई मान गए या नहीं माने हैं? मुतज़ाद बातें सामने आ रही है, और कैसे माने हैं? देखिए, इस वक्त हुकूमत को 2 महाजों के ऊपर सामना है। एक तो उनके अपने अरकान, जिनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहती, लेकिन उस पर हम बाद में बात करते हैं। जो असल मामला था कि आज मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कि ये कहा गया कि आप बताएं हमें कि EVM के ऊपर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको हम जो है वो दूर करने की कोशिश करते हैं। इसमें PMLQ की तरफ से गए थे मोना सिलाही साहब और तारिक बशीर चीमा साहब, और इसके साथ साथ फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, और इसी तरह से MQM की तरफ से भी लोग थे। लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक उस वक्त जब वो मीटिंग हो रही थी तो मोना सिलाई साहब ने ये कहा कि उनकी तरफ से सपोर्ट हासिल है और वो पूरी तरह से सपोर्ट देंगे हुकूमत को इस कानून साजी के हवाले से। जबकि उसी वक्त तारिक बशीर चीमा साहब, जो हमारी इत्तलात हैं, उन्होंने उनको रोका और उन्होंने कहा कि आप कतई तौर पर इसके ऊपर कोई कमिटमेंट हम देने की पोजीशन में नहीं है। और उन्होंने कहा मैं खुद एक असेंबली के रुकन के तौर पे भी और एक PMLQ के लीडर के तौर पे भी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इसके ऊपर अभी तक क्लियर नहीं है। जो हमारी लीडरशिप कहेगी उसके ऊपर हम जो है वो इस पे मामलात को तय करेंगे। तो आज PMLQ ने दरअसल मोना सिलाई साहब ने अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे दिया और तारिक बशीर चीमा साहब ने अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहाँ पे दिया। जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि PMLQ के अंदर ये डिस्कशन हुआ और उन्होंने ये मामला, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिवीज़न थी। पार्टी की अक्सरियत जो थी वो इस मामले के खिलाफ नज़र आती थी कि हुकूमत को सपोर्ट दी जाए, खास करके इस मौके के ऊपर जबकि अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, जबकि गवर्नेंस के बहुत से इशूज़ हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात, जमात के साथ जो उनके मामलात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये मामला फिर उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के ऊपर छोड़ा कि वो अपना फाइनल डिसीजन जो है वो करेंगे और वो ही अब इस मामले के ऊपर अपना हतमी फैसला जो है वो देंगे। तो PMLQ तो अभी तक डिसाइसिव नहीं है कि उन्होंने EVM के ऊपर वोटिंग करनी है कि नहीं है, वो पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे। GDA ने इसके ऊपर उनको जरूर अश्योरेंस दी है, ऑनलाइन जो उनकी वोटिंग सिस्टम है उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन जो MKM है वो बिल्कुल इस वक्त खामोश है। ऐसे लगता है कि MKM जो है वो वक्त का इंतजार कर रही है, वो टाइम बाय कर रही है। इसी दौरान हुकूमत ने बहुत जल्दी में आके ये ऐलान कर दिया है कि वो अब अपना जो बुध के रोज इस इजलास को करेंगे, क्योंकि जो इस्लामाबाद के अंदर एक बज़ है कि वो 20th से पहले कानून साजी करना चाहते हैं और अपने अरकान को भी वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी वोट डाल सकें। बाकी जो उनके अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो अंदर के मामलात हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी जो हमारी इत्तेहादियों से भी बात हुई है, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनके अपने लोग भी इस कानून साजी के हिमायत में आएंगे या नहीं आएंगे। और हमारी इत्तलात है कि एक बड़ा नंबर है जो कि मुतमिन नहीं है इस कानून साजी के साथ और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल मौजूद है। और हुकूमत वैसे महफूज है क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन एक अलग बयानिया देती है और ये एक तासुर पैदा किया गया कि हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ भी मामला। आपको नहीं लगता कि ये इत्तेहादी इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे? थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होगी, थोड़ा बहुत हुकूमत से इस सूरत हाल में फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, मगर हुकूमत महफूज रहेगी?
बिल्कुल हो सकता है कि इत्तेहादी जो है वो और तरह से सोचे, चूंकि जो नंबर में कम होते हैं उनके ऊपर हुकूमत है इस वक्त पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनके अगले पैकेजेस होते हैं, वो उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उन्होंने देखनी होती है। लेकिन हुकूमत को जो असल डर है वो उनके अपने नंबर से है, जो 2 दर्जन के करीब लोग कह रहे हैं। मेरी अपनी इत्तलात है कि 13 से 14 और 18 के दरमियान जो अरकान असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे जब राब्ता किया गया था पिछली बार। अब क्या सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि ये आने वाले दिन में पता चलेगा, कल पता चल सकेगा। खास करके उनको टेलीफोन कॉल्स गए थे कि आप इसके ऊपर जो है वो वोटिंग करें, मगर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कैटेगोरिकली जो है वो इजहार किया था कि हम ईवीएम के मामले के ऊपर जो है वो इस तरह की किसी वोटिंग में फिलहाल शिरकत जो है वो नहीं कर सकते हैं। सो अब हो सकता है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ साथ अपनी जमात के जो अरकान है जिनका तादाद बढ़ गई है वो उनको मना सके और उनको इस कानून साजी के अंदर ले सके। इसीलिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता मुश्तरका इजलास का, क्योंकि इजलास ऑलरेडी चल रहा है, उसको रोक के फिर आपने मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन देना होता है, सदारती हुक्म उसके लिए आता है। तो वो हुक्म अभी तक नहीं आया, हो सकता है कल आ जाए, लेकिन जब तक हुकूमत को अपने अरकान की तरफ से यकीन दहानी नहीं होगी कि वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे, तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा कि जो प्राइवेट मेंबर्स डे का बिल था उसके ऊपर खुद उनके हुकूमती अरकान ने एक झलक जरूर दिखाई थी। बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन 117 और 104 का वोट था जिसके दरमियान के डिफरेंस था तकरीबन 13 लोगों का, और हमारी तादाद जो है वो उस वक्त यही बनती थी तकरीबन 13 या 14 के करीब। अब ये कहा जा रहा है, अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि 17 से 18 लोग जो है वो उनके साथ हैं। आपने देखा आज बिलावल और शहबाज साहब का भी आपस में जो है वो राब्ता हुआ है नंबर्स के हवाले से, क्योंकि अलर्ट है अपोजिशन इस मामले को लेकर के, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे अरकान जो हैं वो राब्ते में हैं। सो देखना यही है कि अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है बुध को, तो हुकूमत जो है वो ज्वाइंट सेशन के अंदर अपने इन कवानीन को पास करवा सकती है जो कि वो करवाना चाहती है, और हर सूरत एज अर्ली एज पॉसिबल वो चाहते हैं कि इस जो आंकड़ा है इसको वो जो 20 का आंकड़ा है उससे पहले वो ये मामला जो है वो तय कर लें और ये कानून जो है उस पर कानून साजी हो सके। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तस्वीर आपने सुना, छोड़ा में इतना इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।